हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की सीरीज चल रही है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की, जिसमें हम लोग हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू कवर वन क्वेश्चन फॉर ईएसआई, वन क्वेश्चन फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, वन फॉर मैनेजमेंट एंड वन फॉर फाइनेंस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, फिर हम लोग उसके स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो एग्जाम में हमें क्या सोचना है, कि हमें क्या लिखना है, किस तरह से आंसर फ्रेम करना है। विल टेक अ मिनट फॉर फ्रेमिंग द आंसर और फिर हम लोग आंसर करेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सेशन नंबर 15, दैट मीन्स अब तक आप लोग 14 सेशंस कर चुके हैं। 14 सेशन, हर सब्जेक्ट के 4 सेशन, टोटल 56 आंसर्स अब तक कर चुके हैं। फ्रॉम नाउ आई वांट कि जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने अकॉर्डिंगली लिख कर बताएं, सो दैट एक म्यूचुअली कम्युनिटी की तरह हम लोग अपने आंसर्स को और ज़्यादा बेटर इंप्रूव कर पाए, सो दैट मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए जा पाए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी सिंस 1991, हैव द बेनिफिट्स आउटवेड द चैलेंजेस इन द प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, ग्लोबलाइजेशन हुआ था। अब हमें बात करनी है, क्या उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी हमारे चैलेंजेस हैं प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो में, वो बेटर हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो पहले इसके स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं। अगर एग्जाम में ये सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको किस तरह से आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग यही बताएंगे कि एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए थे, है ना। तो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हुए वहां पे हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, बताएंगे कैसे ग्लोबलाइजेशन आया, फिर ग्लोबलाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हुए, क्योंकि हमें बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों को कंपेयर करना है एक तरह से, और बताना है कि क्या बेनिफिट्स चैलेंजेस से ज़्यादा अच्छे हुए या नहीं हुए। अब हम लोगों का जब ग्लोबलाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी ले ली, हमें गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को गलत नहीं बोलना होता। फर्दर हम जब देखेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया की ग्रोथ भी बढ़ रही है, बाहर से एफडीआई भी आ रहा है, हम लोग ग्लोबल ट्रेड से भी जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर कर लीजिए अपने मन में कि कंक्लूजन एक बैलेंस देना है, बट बैलेंस व्यू के अंदर भी हमने ये बताना है कि हाँ, हमारे जो बेनिफिट्स थे दे आउटविट द चैलेंजेस। उसके लिए बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों में बताने पड़ेंगे। बेनिफिट्स क्या है, हम इसमें जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, एफडीआई की बात करेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा उसकी बात करेंगे, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ जिसमें बाहर से हमारे पास टेक्नोलॉजी आ रही है, फिर चाहे वो आईटी सेक्टर हो, आईटीईएस सेक्टर हो या कुछ और हो। फिर चैलेंजेस की बात करेंगे, जैसे इनक्वालिटी बढ़ गई है, फार्मर डिस्ट्रेस है, जॉबलेस की ग्रोथ हो रही है, ग्लोबल शॉक्स के लिए हम लोग वल्नरेबल हो गए। फिर करंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कोविड के बारे में, यूक्रेन वॉर के लिए, प्रोटेक्शनिज्म के लिए। फिर इसका वे फॉरवर्ड बताएंगे कि स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत है विद आत्मनिर्भर फोकस, कि हमें, क्योंकि हम जब ये पढ़ेंगे ना, हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हमारे इंपोर्ट्स से जो भी हमारा इंपोर्ट हो रहा है वो एक्सटर्नल शॉक्स पर डिपेंड करता है। तो अगर हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएं, तो एक्सटर्नल शॉक से हम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वही है कि स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन करेंगे, बट आत्मनिर्भर पर फोकस करेंगे। अब आप इसको ये भी बोल सकते हो कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बट कुछ शब्द ऐसे हैं जो सरकारी शब्द हैं, उस पर हम फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। फिर अपना एक बैलेंस व्यू का कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, अब इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं मैंने किस तरह से लिखा है। नाउ व्हाट आई वांट कि आप लोग खुद भी इस क्वेश्चन को सोच के अपने अकॉर्डिंगली स्टेप्स और आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई नहीं भी कर रहा, कोई बात नहीं, बट जो करना चाह रहा है, जो एग्जाम क्लियर करना चाह रहा है, जो अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहा है, वो प्लीज ऐसा करो। ये मत सोचो कि बाकी कोई और कर रहा है या नहीं कर रहा है। आंसर की बात करें, हम बताएंगे ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू फ्लो ऑफ फ्री ट्रेड, सॉरी, थ्रू फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। ये हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन बता दिया। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी को कैसे कर रहे हैं? थ्रू फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। 1991 में इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे टू ओवरकम अ सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। उसके बाद से जो ग्लोबलाइजेशन है उसने इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदल दिया। काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी मिले, बट कुछ कुछ चैलेंजेस भी मिले। आज के जब वर्ल्ड की बात करते हैं, द वर्ल्ड ऑफ राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन, इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिटिकली एग्जामिन वेदर द बेनिफिट्स हैव आउटवेड द चैलेंजेस। ठीक है, ऐसे की फॉर्म में हम लोग अपना आंसर लिख रहे हैं।
सिंस 1991 ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी सारे बेनिफिट दिए इंडियन इकोनॉमी को। यहाँ पे हम लोग एक कंपेयर करेंगे। India's GDP rate jumped from low Hindu rate of growth of around 3.5% in the pre-reform era to an average of 6 to 7% in the post-reform period. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आ रहा था वो 97 मिलियन डॉलर्स था उस समय 1991 में, जो कि अब करीब करीब 81 बिलियन डॉलर्स के अराउंड हो गया। बल्कि ये फिगर मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये हमारे पास 137 बिलियन डॉलर हो गया है जो लेटेस्ट करंट अफेयर में आया है। There has been a remarkable export boom, especially in services such as IT, business process outsourcing and software exports. ये सर्विसेज सेक्टर्स हमारे पास जो आ रही हैं इतनी सारी, वो हमारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से आ रही हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है, जिसके थ्रू हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, एफिशिएंसी बढ़ी है, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ी है काफ़ी सारे सेक्टर्स में। और इसके साथ साथ जो हमारा प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स है उसको स्ट्रेंथन करा है। काफ़ी ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी इंडियन बननी शुरू हुई है, जैसे टाटा इंडस्ट्रीज है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, अडानी है। यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो कि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जो हैं, सॉरी, अडानी ग्रुप के, रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के जो ओनर है, दे आर द एशियाज फर्स्ट एंड सेकंड रिचेस्ट पर्सन, इस तरह से करके। इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन, इससे क्या हुआ, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स इंप्रूव हुआ, जैसे ऑटोमोबाइल्स हुआ, फार्मास्यूटिकल्स हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ। ओवरऑल पहले हमने क्या करा, हमने अलग अलग जगह ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताया। जीडीपी से शुरू करा, जीडीपी ग्रोथ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो हमारी फॉरेन जो हमारा एफडीआई फ्लो हुआ है, ये हम लोगों ने बढ़ाया। और इसके बाद में हम लोगों ने बताया कि अब जो बूम हुआ हमारा हर सेक्टर में हुआ। सर्विस सेक्टर की बात करें तो आईटी में, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, सॉफ्टवेयर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ी। हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ा, हमारी एमएनसीज बढ़ी, फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा, जैसे ऑटोमोबाइल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमने अलग अलग सेक्टर्स को दिखा दिया। ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन हैज प्लेड अ की रोल इन मेकिंग इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब हमारे चैलेंजेस क्या है, जैसे इंडिया के अंदर जो इनकम इनइक्वालिटी है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ये बढ़ गई है। बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है लार्जली स्किल्ड अर्बन और एजुकेटेड सेक्शंस के पास गए हैं, वाइल फार्मर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं या रूरल एरियाज के वर्कर्स हैं, उन तक बेनिफिट्स ट्रांसफर नहीं हो पाए। वो कहीं ना कहीं उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में ग्लोबलाइजेशन से पहले थे। फार्मर डिस्ट्रेस इंक्रीज हो गया ड्यू टू एक्सपोजर इन द वॉलेटाइल ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, चीप एक्सपोर्ट। जॉबलेस की ग्रोथ हुई है ना। जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है, बट वो जीडीपी ग्रोथ जो है क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ है। क्यों? रीजन बीइंग जो इनकम इक्वालिटी है रिच एंड द पुअर की, वो बढ़ गई है। इंडिया हैज बिकम मोर वल्नरेबल टू एक्सटर्नल शॉक, जैसे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, कोविड 19 आया था, रशिया यूक्रेन वॉर आया था। इसके अलावा रिसेंट वाला यूएस इजराइल वॉर भी है, यूएस ईरान वॉर, कॉज इन्फ्लेशन, सप्लाई डिसरप्शन, कैपिटल फ्लोज, रूपी डेप्रिसिएशन। यहाँ पे आप मेंशन करो कि यूएस इजराइल वॉर की वजह से रिसेंटली, अब यहाँ पे इस आंसर में नहीं लिखा, बट व्हाट आई वांट, आप यहाँ पे 2 लाइन जरूर लिखो कि कैसे यूएस इजराइल वॉर की वजह से जो इंडिया का जीडीपी प्रोडिक्शन था, 2 या 3 एग्जाम्पल लेकर, वो कैसे कम हुआ है। 2-3 लोगों ने, मूडीज वगैरह ने 7 से कम करके 6.5 करा है, 6.7 से कम करके 6.2 करा है। 2-3 एग्जाम्पल ऐसे डाल दो, वो मेरे आंसर में मिसिंग है, वो आप लोगों को डालना पड़ेगा। राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म बाय डेवलप्ड कंट्रीज, ट्रेड वॉर, डी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड्स, इस सब की वजह से इंडियन एक्सपोर्ट और एफडीआई में अलग अलग अनसर्टेनिटीज चल रही हैं। प्रेजेंट ग्लोबल सिनेरियो की हम लोग बात करें तो ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा प्रोमिनेंट है पहले के मुकाबले। कोविड 19 पेंडेमिक ने एक्सपोज किया ओवर डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन, स्पेशली एपीआई और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए। जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने टैरिफ बैरियर, सप्लाई चेन वेपनाइजेशन को देखा। बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज क्या कर रही हैं, दे आर अडॉप्टिंग फ्रेंड शोरिंग एंड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया है उन्हें हर्ट करती हैं। एट द सेम टाइम इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर आया ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंस बने वाइल कंटिन्यूइंग सेलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये हमारा इसका काउंटर आ गया कि जो भी ग्लोबलाइजेशन के इश्यूज थे, हम आत्मनिर्भर भारत अभियान पर आ गए। कुछ आप लोगों को लगता है कि वर्ड्स की कमी पड़ रही है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में लिखो, जहां पर हम लोग अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इंपोर्ट पे अपना रिलायंस कम कर रहे हैं। इन द वे फॉरवर्ड, इंडिया शुड फॉलो द पाथ ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन। मतलब दिस मीन्स engaging the world on its own terms by strengthening domestic manufacturing through PLI schemes, improving ease of doing business, investing heavily in skill development and building resilient supply chains। ठीक है,
तो ये इंडिया को करना पड़ेगा। और ये पीएलआई स्कीम्स का बेनिफिट क्या है कि हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देते हैं कि प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा, तो जब अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी उस पर इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस कम होगी, इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम होगी, और हम जब एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हम लोग तब भी हैं, बट हम लोग सेलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो रहे हैं फिर उसमें, या स्ट्रेटेजिक ग्लोबलाइजेशन का। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की हमें ज़रूरत है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ज़रूरत है, जैसे अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के साथ करा। आप एग्जांपल डालो कि न्यूजीलैंड के साथ कितने बिलियन डॉलर्स का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हुआ है। टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस शुड बी प्रायोरिटाइज। एट द सेम टाइम इनइक्वालिटी जो है उसको हमें कम करना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म और रूरल डेवलपमेंट के साथ में। फिर हम कंक्लूजन देंगे कि 1991 के बाद से ग्लोबलाइजेशन ने सब्सटेंशियल बेनिफिट्स दिए हैं, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, मैसिव एफडीआई, एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी में। हाउएवर अनसर्टेन ग्लोबल सिनेरियो के अंदर प्रोटेक्शनिज्म और फ्रीक्वेंट शॉक्स की वजह से हमारी इनइक्वालिटी के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, जॉबलेसनेस और एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी ज़्यादा विजिबल हो गई है। ओवरऑल जो बेनिफिट्स है उन्होंने आउटवे किया है चैलेंजेस को, बट ये एडवांटेज जो है कम होता जा रहा है। थोड़ा सा हमें ऐसा लिखना भी पड़ेगा। बैलेंस और स्ट्रेटेजिक अप्रोच की नीड है दैट कंबाइंस सेल्फ रिलायंस विद सेलेक्टिव ग्लोबल इंटीग्रेशन। ओनली देन इंडिया कैन अचीव सस्टेनेबल इंक्लूसिव रेजिलिएंट ग्रोथ ऑन इट्स जर्नी टुवर्ड्स 2047 विकसित भारत। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोगों ने इस आंसर को बनाया है और डिस्कस करा है। आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने आंसर्स बना के मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल्स हैं अलग अलग आरबीआई ग्रेड बी के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए, इन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपने अपने एग्जाम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।